नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार में देखेंगे कौन से मुख्य अधिकार जो भारतीय संविधान लोगों को देता है। अधिकार दोस्तों लोगों के वो तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज में तो स्वीकृति मिलती है और साथ ही अदालतों के द्वारा उन्हें मान्यता मिल जाती है, जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सामान्य तो दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक जो दिए गए हैं, 14 से 18 तक आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें देखते हैं कि संविधान कहता है कि जो सरकार है ना भारत में, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून का संरक्षण सभी व्यक्तियों को है, जिसे कानून का राज भी कहते हैं। और ये कानून का राज क्या होता है कि प्रधानमंत्री हो या एक ठेले वाला हो, चाहे जो सब्जी बेचने वाला हो, सब पे कानून बराबर होंगे। यदि प्रधानमंत्री किसी का मर्डर कर देता है तो उसको भी क्या होगी, सजाए मौत दी जाएगी, आजीवन कारावास दी जाएगी। यदि किसी यदि ठेले वाला भी कर देता है तो उसको भी सेम सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए इसे कानून का राज के नाम से भी जाना जाता है। समानता कैसी होनी चाहिए? सरकार यह सुनिश्चित करे, आर्टिकल 15 में जो दिया गया है कि सरकार ये चीज़ सुनिश्चित करेगी कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग सब के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कुछ खास जगह, कुछ खास नियुक्तियों में भी लोगों को क्या दिया जाएंगी, या आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज है, जैसे अपवाद के रूप में महिला हो गए, बच्चे हो गए या विकलांग हो गए, तो इन लोगों को है ना वो बढ़ावा नहीं मिल रहा। समानता का प्रॉपर रूप है, यानी कि एक विकलांग व्यक्ति है वो कैसे एसआई की या जो कांस्टेबल की दौड़ में भाग के उसको पूरा कर लेगा, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया और फिट किए गए हैं। तो कुछ अपवाद इस तरह से सेट किए गए हैं ताकि लोगों को एक समानता, यानी कि यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, इक्विटी की बात हो रही है, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट या एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है। तो देखो, समानता का जो मतलब है वो हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना है। ठीक है, ज़रूरत का ख्याल रखते हुए और हर किसी को उनकी क्षमता के अनुसार है ना वो समान अवसर उनको उपलब्ध करवाना है, वो समानता है। कुछ लोगों को विशेष अधिकार इसलिए दिए गए हैं, जैसे संविधान आरक्षण के बारे में कहता है, तो वो बोलता है कि इनके साथ लोगों के साथ बहुत ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है और इसलिए इन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए वो आरक्षण दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखो, समानता में एक आर्टिकल 17 जो आता है, छुआछूत या जो असपृश्यता का अंत है, तो उसके लिए भी संविधान बोलता है। और 1976 में एक कानून भी बनाया गया था असपृश्यता के अंत के लिए, जो कि एक दंडनीय अपराध है। असपृश्यता मीन्स यानी कि किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने से बचता है या उसको हे दृष्टि से देखता है या कुछ इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो वो अस्पृश्यता अधिनियम में आता है और उसके लिए दंडनीय अपराध है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना। अब यूपीएससी ने ये 2020 में क्वेश्चन डाला था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यानी कि अब मतलब बाधाओं का न होना, ये कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है। इधर देखो आप कि हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास है ना, वो रियल में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में क्या किया जा सकता है? प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, या संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। अब देखो, कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने, जैसे कोई वेश्या है तो वो इधर उधर नहीं घूम सकती। या देश में रहने बसने की स्वतंत्रता, आप यहाँ जैसे कहीं हरियाणा, पंजाब, यूपी से हो तो आप तमिलनाडु जाके रह सकते हो मज़े में। ठीक है, संगठन कोई भी आप अपना एनजीओ वगैरह भी बना सकते हो। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, जैसे किसान आंदोलन है वो एकदम शांतिपूर्ण रूप से चला। अभिव्यक्ति यानी कि आप लिख कर, बोल कर, किसी तरह समझा कर, या कोई भी आप कला के माध्यम से, किसी भी अखबार के माध्यम से, या अपनी बातों है वो समाज तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, अपना जनमत तैयार कर सकते हो, किसी तरह का जुलूस निकाल सकते हो। ठीक है, बैठक कर सकते हो, प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हो। लेकिन खास बात आपको ध्यान रखना होगा कि उनसे किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा ना भड़के और सरकार के खिलाफ किसी तरह की बगावत ना उपजे। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जीने का अधिकार है, और किसी व्यक्ति को संविधान भी कहता है कि जीने का अधिकार, यानी कि आर्टिकल जो 21 में दिया गया है, राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजी स्वतंत्रता, इन सभी को क्या है, वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के आधार पर सभी समान माने जाएंगे। अच्छा, आर्टिकल 20 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 20 बोलता है कि गिरफ्तार या हिरासत में जो लिया गया कोई भी व्यक्ति है, उसको हिरासत में लेने से या गिरफ्तारी करते टाइम उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा कि यदि अरेस्ट किया गया व्यक्ति है, उसको सबसे निकट के जो जज है या मजिस्ट्रेट है उसके सामने
24 घंटे के अंदर उसको वहाँ प्रस्तुत करना होगा। और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए है वो वकील रखने का भी अधिकार होता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दिया गया। और संविधान के अंदर कुछ खास 3 बुराइयों का जिक्र किया गया जिन्हें गैर कानूनी ये बताते हैं। कौन सा? आर्टिकल 23-24 में क्या बोलता है? आर्टिकल 23 में अवैध व्यापार किसका? महिला, पुरुष, बच्चे, इन सभी की बिक्री की जाती है दोस्तों। गुलामी की एक तरह से बिक्री बेचा जाता है रियल में, ठीक है। और हमारा संविधान किसी व्यक्ति के बेगार यानी जबरन काम करवाना, जिसमें मजदूरों को बिना किसी वेतन से वो काम करवाया जाता है। जबकि तीसरा जो आर्टिकल 24 दिया गया है उसमें बाल मजदूरी से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी तरह के कारखाने या खदान या रेलवे या बंदरगाह जैसे खतरनाक कामों में कहीं भी काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अभी सरकार ने कुछ संशोधन किया है। अभी जो बाल श्रम अधिनियम लेके आई है, इसमें 14 से लेकर और 18 तक की जो एज के टीनेजर हैं उनको हेजार्डस एक्टिविटीज़ में भी काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में हर किसी को अपना धर्म मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता यानी अपने धर्म का प्रचार करने का अर्थ यह नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को झांसा देके या कोई फरेब दिखाकर, उसको डराकर धमकाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है, लेकिन अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अर्थ भी नहीं है। उसका अर्थ ये यानी कि आप समझ सकते हो कि अपना धर्म मानने और उनके अनुसार आचरण करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे वो सब कर ले। कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य जो शक्तियाँ हैं उसके लिए नर बलि वगैरह इन सब का यूज नहीं कर सकता। यानी कि एक आदमी को जो मार के है वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि नर बलि दे दी, पशु बलि दे दी, जो प्राचीन टाइम में होती थी। औरतों को कमतर भी नहीं आंकना चाहिए, उनकी आज़ादी है उसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता धर्म रीति के नाम पे। कोई ज़बरदस्ती है, किसी विधवा महिला होती है उसका सरमंडन नहीं करवा सकता, उसे कोई सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं होता। यानी कि सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव करने के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। और ना कोई संस्था है वो किसी व्यक्ति को, जो धार्मिक संस्था है, किसी व्यक्ति को कर देने या इस तरह से मजबूर कर सकती है। लेकिन एक बात और बता दूं कि कोई भी संस्था, कोई धार्मिक संस्था है, वो किसी क्षेत्र विशेष या स्थान में एंट्री के लिए शुल्क वगैरह भी लगा सकती है, 5 रुपये 10 रुपये, ताकि उसकी जो मेंटेनेंस है उसको बनाए रखा जा सके। और शैक्षणिक जो संस्थान है, सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है, उसमें किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं दिया जा सकता। ध्यान रखना इस बात को। अगर शैक्षणिक संस्थान का जो संचालन है वो निजी संस्था के हाथों में, तो वहाँ किसी व्यक्ति को प्रार्थना में उपस्थित होने के लिए बाध्य या मजबूर भी नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये जो शासन, ये आर्टिकल 29 और 30 में है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों अधिकारों की लिखित में गारंटी देने की कोशिश की थी। और लोकतंत्र की जो कार्य पद्धति है उसमें हमेशा क्या होता है कि मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी से लोकतंत्र में क्या होता है, वोटिंग पे सब निर्भर करता है। तो उसमें जो प्रतिनिधि हैं वो ज़्यादा जो वोट लेगा वही जीत के जाएगा, तो मेजॉरिटी जिसका बहुमत होगा वही लोग जीतेंगे, ठीक है। तो बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है वो चीज़ें। लोकतंत्र की जो कार्यपद्धति है वो बहुसंख्यकों को, जिसमें अल्पसंख्यकों में क्या होता है, एक भय का वातावरण बनता है। तो उसके लिए अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उसके संरक्षण के लिए है वो ये आर्टिकल जो 29 और 30 उसको लाया गया था, ठीक है। और इसमें अल्पसंख्यकों को क्या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिलते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अल्पसंख्यक शब्द है क्या। अल्पसंख्यक जो शब्द है ना वो राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। जैसे मान के चलें कि देश में 100% आबादी है, टोटल में जैसे 14% मुसलमान है, और हाँ मान के चलो 14% मुसलमान है या 16% तक, 14.5% तक मुसलमान है, तो क्या वो अल्पसंख्यक हो गए?
जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर वो अल्पसंख्यक नज़र आता है, लेकिन अल्पसंख्यक परिभाषा में केवल वो नहीं है। अल्पसंख्यक परिभाषा में वो है कि एक क्षेत्र विशेष, यानी कि मान के चलिए अपने ज़िले के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर वो ही लोग जो एक विशेष भाषा बोलते हैं या एक विशेष लिपि बोलते हैं, या एक विशेष उनकी पहचान होती है, जैसे सिख समुदाय है, तो वो पंजाब है ना, पंजाब स्टेट है, उसमें तो वहाँ क्या है, मेजोरिटी में है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में वो माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में आता है। ठीक है, तो वो खास स्थान विशेष पे निर्भर करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बस ठीक है, इतना ही देर का है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 आपको सभी को मालूम है, जिसमें जुडिशरी है, उसमें रिट लगाने का अधिकार है। अब रिट क्या होती है? रिट एक ऐसा आदेश होता है जो न्यायपालिका जारी करती है और सरकार के विरुद्ध में जारी किया जाता है। सरकार को किसी कोई आदेश दिया जाता है या किसी चीज़ को रोकने के लिए कहा जाता है, तो उसको रिट बोलते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस रिट वाले जो आर्टिकल है 32, उसको संविधान की आत्मा कहा था।